चलिए भैया, मास्टर की पाठशाला के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर सबका स्वागत है। सभी को नमस्कार। तो हम हमारे विषयवार सीरीज जो यूपीएससी की हम कर रहे हैं, ठीक है, उसमें हमने पहला विषय पढ़ना चालू कर दिया जिसका नाम एथिक्स है। और एथिक्स में हमने अभी तक जो है, एथिक्स में हमने अभी तक क्या देख लिया था? एथिक्स में अभी तक हमने जो है ये समझ लिया था कि एथिक्स जो है गुणों का समूह है। ठीक है, गुणों का समूह है। कौन से वाले गुण? अच्छे वाले गुणों का समूह। ठीक, इतनी बात हमारे पास, ये इतनी बात हमारे पास मोटा मोटी क्लियर हो गई थी। और अब हम इसके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इसके पहले अभी हमने जो समझा था उसको थोड़ा सा रिकैप कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा जो है समझ आ जाएगा। जिनकी पहली क्लास है, जिनकी दूसरी क्लास है, पहली क्लास ऐप पे डली है, आप जाकर के देख लेना। ठीक है, यूट्यूब पे भी डाली है, आप जाकर के देख लेना, ध्यान समझो। तो जितनी बात हमें समझ आई थी हमने ये देख लिया था, जो हमने पहले हेडिंग लगाई थी कि मानव उत्पत्ति से लेकर एथिक्स तक। तो मानव उत्पत्ति को समझ लिया था कि मानव के पास प्राकृतिक रूप से सिर्फ एक गुण आया था, वो काय का था? स्वार्थ का। उसके बाद फिर धीरे 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 जैसे 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 समाज बदला, जीवन जीने का नजरिया बदला, जीवन जीने का वातावरण बदला, ठीक है, वैसे वैसे करके धीरे 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 उसके अंदर और सारे गुण पैदा होते गए। समाज को देख करके, समूह को देख करके, लोगों को देख करके, जरूरतों को देख करके ये सारे चेंज आते गए। और इन्हीं गुणों का एक समूह बना जिसको हमने क्या कह दिया? एथिक्स। क्लियर बात हो गई? तो हम यहां पर धार्मिक काल तक पहुंच गए थे कि धर्म कैसे उत्पत्ति हुई, मूल्य कैसे बने, ठीक है, धर्म की जरूरत क्यों पड़ी एथिक्स के लिए, ये सारी चीजें हमने क्लियर समझ ली थी। अब जो है, जब हम एथिक्स का अर्थ समझ गए हैं तो हम देखेंगे कि हम आधुनिक समय में प्रवेश कर गए। ठीक है, आधुनिक समय मतलब अंग्रेजों के हिसाब से आधुनिक समय, ठीक है ना? और हमारे हिसाब से आधुनिक तो नहीं था, हम तो बैकवर्ड हो गए थे पूरी तरीके से। ठीक है, हम तो वापस खींच लिए गए थे, तो हमारे लिए तो नहीं बोल पाएंगे, लेकिन हाँ ठीक है, अंग्रेजों के लिए आधुनिक समय की स्थिति आ गई थी। क्लियर हो रही बात भैया? ठीक है, समझो। अब क्या हुआ, मैंने क्या बोला? एथिक्स मतलब गुण, गुणों का समूह। भाई कई जगह डिबेट हो सकती है कि गुणों का समूह क्यों। ठीक है, मैं कह रहा हूं आपके अंदर जो भाव पैदा हुए, जिनको देख करके आप सही और गलत का निर्णय करते हो, ठीक है, उनको सबको मिला के हमने एथिक्स कहा है, नैतिकता या नीति शास्त्र। ठीक है, क्लियर सी बात हो रही ना? शास्त्र यानी उनका अध्ययन, ठीक है, उनकी स्टडी करना, गहराई से विशेष अध्ययन करना, इसको विज्ञान कहते हैं आज के समय। ठीक है, किसी भी चीज का विशेष अध्ययन करना। तो इन गुणों का विशेष अध्ययन तो हमें एथिक्स, नीति शास्त्र जब हम पूरा पढ़ते हैं तब करते हैं। इसमें हमारे पास यूपीएससी में छोटा सा एक हिस्सा है उसका। ठीक है, क्लियर सी बात हो रही ना? तो ध्यान से जब हम देखेंगे तो हम समझ रहे हैं भैया कि भैया एथिक्स आ गया, गुणों का समूह आ गया, सारी कुछ हो गई बात। अब बात को यहां ध्यान से समझना कि पहले मैंने शुरू किया था, मानव सिंगल था, धीरे धीरे समूह बढ़ा, लोग बढ़े, जनसंख्या बढ़ी। अब हम एक समाज को पूरा बृहद समाज, ग्लोबल सोसाइटी के रूप में जब देखते हैं, तो मतलब लगभग लगभग आप पकड़ लो 8 अरब लोग। ठीक है, 700 करोड़ से ज्यादा ही हो गए होंगे आज की स्थिति में, 8 अरब, 800 करोड़ लोग। अब 800 करोड़ लोग इस पूरी पृथ्वी के ऊपर समाज के रूप में कहलाते हैं, एक समाज। ठीक है, अब समस्या क्या है? समाज एक है, लेकिन इनके नियम अलग अलग हैं, सबके नियम अलग अलग हैं। भारत के अंदर कितने प्रकार के लोग रह रहे हैं जिनके अलग अलग नियम है। अब इनको एक समाज कैसे कह दूं? लेकिन समाज तो समाज कहलाता है, मनुष्यों का समूह समाज कहलाता है। ठीक है, जो विवेकशील जानवर है उसी का समूह तो समाज कहला रहा है। अब समस्या यह है कि इतने बड़े समाज को एक नियम से बांध पाना तो संभव नहीं है। बोलो, है क्या संभव? नहीं है ना? क्यों? क्योंकि हर जगह का वातावरण अलग अलग है। और मैंने शुरू में बताया था, वातावरण को अनुकूलित करके जो मनुष्य जीवित रहेगा, ठीक है, जो मनुष्य जीवित रहेगा या जो जानवर जीवित रहेगा वो मनुष्य है। ठीक है, जो वातावरण को अनुकूलित करके उसको जीवन जीने का तरीका सीखना है, ये जरूरत काय की है। क्लियर बात हो रही ना भैया? जो बात है स्पष्ट है, साफ है बिल्कुल, कोई इसमें कोई इसमें लाग लपेट नहीं है। भाई आज भारत ही है अपना देश। अब अपने ही देश में आप देख लो कि कश्मीर के लोगों का नियम अलग है, बंगाल के लोगों का नियम अलग है। बंगाल में जो है जरूरत के आधार पर आप देखोगे कि वहां पे भैया रोटी गेहूं नहीं मिल रहा तो वहां लोग चावल खा रहे हैं। ठीक है, मछली मिल रही तो मछली खा ले रहे हैं। बात क्लियर समझ रहे हो ना? दक्षिण भारत में अलग नियम है, तो हर जगह के अलग अलग नियम है ना अपने। ठीक है, अब इनके नियम अलग अलग हैं, इनकी परंपराएं अलग अलग हैं। ठीक है, जीवन जीने की पद्धतियां अलग अलग हैं, अलग अलग पद्धति से जी रहे हैं। कई लोग भैया देखो शाम को 6 बजे खाना खा ले रहे हैं, आज भी गांव ग्रामीण क्षेत्र में। भाई अगर मान लो यहाँ पे आज ही ऐसा हो जाए कि भारत में आज फिर से पुराने दिन आ जाए, आधुनिक समय में तो एंट्री हुई थी ना, तो उस समय लाइट बिजली इतना वाला कालन तो था नहीं, तो लोग 6 बजे से पहले खाना खा लेते थे, स्वस्थ भी रहते थे, वो बात अलग है। क्यों? क्योंकि अंधेरा हो जाएगा फिर दिक्कत होगी।
ठीक, इधर सुबह भी जल्दी कलयु कर लेते थे। ठीक है, तो सारी चीजें बहुत मैनेज चल रही थी। उन्हीं को कई लोगों ने अपनी पद्धति बना लिया। ठीक है, वही परंपरा बन गई कि लोग फिक्स 6 बजे से पहले खाना खा लेते हैं, सूर्यास्त से पहले। ठीक, तो ये सारी प्रक्रिया हो गई। अब इन सबको एक नियम में बांधना, अगर मैं आप आज की डेट में आज ही देख लो, लड़ाई किस बात की है, इनको एक नियम में बांधते नहीं, इनको एक नैतिकताओं के गुण पे बांधो ना, तो ये बंध जाएंगे। इनको नैतिकताओं के गुण पे बांध दो, ये बंध जाएंगे सब। लेकिन समस्या क्या है, आज हम इनको उनके नियमों के आधार पर बांधने की कोशिश करते हैं। समझ रहे हो? अगर नियमों के आधार पर आपको बांधना है तो देश का एक नियम कर दो कि आपको देश हित के लिए काम करना है। अब देश हित भी गुण है, भाव है, जो अंदर से आता है। ठीक है, देश हित भी भाव है, ये भी नैतिकता है। तो देख लो, बात यही हो रही है कि नैतिकता के स्तर पे सबको मानना पड़ेगा। जब बंधेंगे तो भाई कैसे बंधेंगे, आप जहां इसको समझो। एक उदाहरण से समझाता हूं, बहुत आसान है, बहुत आसानी से समझ जाएगा। मान लो ये व्यक्ति है ए, ठीक है, और ये व्यक्ति है बी। तुम बोलोगे भैया हर बार ए और हर बार बी, तो चलो इसका नाम है कलुआ और इसका नाम है नीलुआ। ठीक है, ये कलुआ और ये नीलुआ। अब जो कलुआ भाई साहब हैं, ठीक है, ये कलुआ भाई साहब हैं, ये क्या करते हैं? ठीक, ये क्या कर रहे हैं? ये कुछ नहीं कर रहे हैं। ये सुबह उठते हैं और सीधा शाम को आते हैं अपने ऑफिस से घर। ये ऑफिस जा रहे हैं और ऑफिस से घर जा रहे हैं। इनका ये नियम है। ये नीलुआ भाई साहब है, इनका दिन शुरू होता है 3 बजे दोपहर में। क्या भैया? 3 बजे दोपहर में। ठीक, कई लोग बच्चे सोच रहे होंगे अरे भैया 3 बजे दोपहर में हमारा भी हो रहा। खैर, 3 बजे दोपहर में इनका दिन शुरू होता है नीलुआ भैया का। अब जो नीलुआ भैया है उनसे अगर 3 बजे दोपहर में होता है और उठ के सीधे पहुंच जाते कहाँ? बोलो, पान की टपरी पे, चाय पिए, सिगरेट पिए, वहां बैठ के बतौले किए, ठीक है, और बातचीत सब कंप्लीट करके शाम को 6 बजे घर वापस आके रोटी खाई और फिर निकल गए। 6-7 बजे घर आए, हल्का नाश्ता किया, फिर निकल गए। समझना बात को। और फिर निकल के कहाँ चले गए? वापस वहीं चाय की टपरी पे। इनका जीवन ऐसा चल रहा है, 3 बजे दोपहर से शुरू हो रहा, इनका जीवन सुबह से प्रॉपर चालू हो रहा है। अगर मैं कलुआ भैया को बोल दूं कि भैया देखो, तुम्हें अब 3 बजे उठना है, तुम्हें 3 बजे उठना है दिन में, और नीलुआ जैसी जीवन को जीना है, तो कलुआ भैया जी पाएंगे क्या? बोलो, नहीं जी पाएंगे। वो क्या कहेंगे? अरे भैया हमारे पास तो काम है, हमारे घर पालना है, हमारी जरूरतें, सुनना मेरे ध्यान शब्द को ध्यान से, हमारी जरूरतें हमसे काम करवाने रही है, हमें करना ही पड़ेगा क्योंकि हमारी जरूरतें पूरी नहीं होंगी। इनकी जरूरतें पूरी हो रही हैं, इसलिए ये ऐसे हैं। ठीक, तो अगर मैं बोलूं कि भैया कलुआ भैया से कि तुम नीलुआ भैया के काम को सॉल्व कर लो या उनके जैसा जीवन जीने लगो, मना कर देंगे। नीलुआ से कह दूं कि तू भैया सुबह 6 बजे से उठ जा, तो वो तो अटैक से मर जाएगा। तो अरे नहीं, पागल हो गए, 6 बजे सो उठ जा, मैं 6 बजे सो नहीं पा रहा कहेगा। ठीक, क्लियर सी बात है ना? तो फिर कैसे चलेगा? तो कैसे इनको हम एक समान स्तर पे लाएं? तो हम क्या कहेंगे कि भैया देख नीलुआ, आज तेरी जरूरतें पूरी हो रही हैं, कल को तेरी जरूरतें पूरी नहीं होंगी, तो तेरे को बदलाव, बोलो, लाना पड़ेगा। क्या किया इसको हमने? इमोशनल। इमोशन क्या है? एक भाव है। क्या बोलेंगे? आज जरूरतें पूरी हो रही हैं, कल को मेहतारी बाप मर जाएंगे, बेटा तू समझ नहीं पा रहा है, आज ऐसा हो रहा है, कल को कौन तेरे को खिलाएगा, काम तो करना पड़ेगा। ये इसका हृदय परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, हृदय परिवर्तन हो जाएगा। क्लियर बात आ रही है? ठीक, अब तुम बोलोगे हृदय परिवर्तन कैसे हो जाएगा? क्योंकि उसके अंदर हम एक भाव जगा देंगे। समझ रहे हो? अब ये कलुआ तो वैसा का वैसा रहा, ये नीलुआ के अंदर का भाव चेंज हुआ, भाव बदला, और भाव बदलने के बाद ये कलुआ और नीलुआ एक जैसा जीवन जीने लगे। ये भी सुबह 6 बजे उठ रहा है, ये भी सुबह 6 बजे उठ रहा है, दोनों एक जैसा जीवन जी रहे हैं। अब कहीं मिलेंगे, ठीक है, पार्टी में, शादी में, तो क्या बोलेंगे? अरे हम भी वही, अरे भाई साहब आइए मिलिए, व्यवहारिकता। ठीक है, सामान्य सी बात, एक और उदाहरण देता हूँ, आप बहुत आसानी से समझ जाओगे। ये भाव क्या होते हैं पहले वो समझ लो, क्योंकि हमें भाव के आधार पर ही पूरे समाज को जोड़ना है, तभी जाके आप इसको बोलते हो ग्लोबल सोसाइटी या ग्लोबल समाज। ठीक है, वैश्विक समाज। मैं क्या बोलूंगा, मैं मान लो गया कहाँ पढ़ने? दिल्ली। ठीक, सुनना मेरी बात, मैं दिल्ली पढ़ने गया। अब मेरे साथ पढ़ने वाले सब दूसरे राज्यों से आए। ठीक, राज्य नहीं, शहरों से आए, क्योंकि अपन देश में ही पढ़ रहे हैं, इसलिए शहर, राज्य नहीं, शहर, शहरों से आए। अब उसी बीच में कोई 2 महीने बाद एक और होशंगाबाद का व्यक्ति आके, नर्मदापुरम आजकल, ठीक है, नर्मदापुरम का व्यक्ति आके और मेरे बाजू में बैठ गया और बोला, अरे भैया हम तो, उससे मेरे अलग ही व्यवहार बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसके अंदर भी वही भाव हैं जो भाव नर्मदा मैया को लेके उसके मन में होंगे। नर्मदा मैया की जय हो, सुबह उठते से नर्मदा मैया की जय हो, नर्मदा जल के 3 आचमन ले रहे हैं रोज। ठीक, हमारे यहाँ होशंगाबाद में ऐसा कुछ, नर्मदापुरम में ऐसा कुछ है ही नहीं, सब जा रहे हैं नर्मदा में भैया, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब भर भर के नहाते हैं। कोई, क्योंकि उसको हमने क्या, एक किस भाव से देखा?
कि ये हमारी जरूरत को पूरा कर रही है, ये भाव है। अब उसके भाव मेरे भाव से जुड़े, इसलिए वो मेरा खास दोस्त बन गया। मैं नहीं जानता, वो कह रहा मैं होशंगाबाद जिले से आया, मैं बोल रहा मैं होशंगाबाद शहर से आया, मैं बोल रहा भाई मैं नर्मदापुरम मुख्य शहर से हूं, बोल रहा मैं पिपरिया से आया हूं, वो जिले में है, लेकिन वो मेरा खास दोस्त हो गया। अरे तू पिपरिया होशंगाबाद के पास ही है। या वो बोलेगा भोपाल से भी आया बोलेगा, तो मैं बोलूंगा अरे होशंगाबाद के पास ही है, भाई है अपना। समझ रहे हो ना बात को? ये भाव जुड़ते हैं, भाव जुड़ने से व्यवहार बनते हैं, व्यवहार बनने से समाज अलग अलग नियमों में होने के बाद भी, समाज अलग अलग नियमों में होने के बाद भी, हो सकता है जो मेरा मित्र, हो सकता है जो मेरा मित्र दिल्ली में मेरे से मिला, जो होशंगाबाद जिले से पिपरिया से आया था, ठीक है, वो नॉन वेज खाता हो, मुसलमान हो, इस्लाम से हो, और मैं हिंदू हूं, ठीक है, लेकिन ना हिंदू देखूंगा मैं, ना मुसलमान देखूंगा कि यार वो मुसलमान है। हाँ, क्या भाव जुड़ा कि वो तो पूछेंगे उससे क्या पूछा, कहां से हो, नाम तो भूल ही गए, भाई है अपना। ये भाव ने जोड़ा, काय ने जोड़ा, भाव ने। आज जो लड़ाई लड़ते हो तुम हिंदू और मुसलमान की, उसका कारण है कि तुम नियमों से जोड़ने की कोशिश करते हो, जबकि हमारे तो नियम ही अलग हैं। पूजन पाठ चोटी रख के बैठा हूं, ठीक है, और वो नमाज पढ़ता है, रोजे रख रहा है, नॉनवेज भी खा रहा है, जबकि मैं तो वो भी नहीं खा रहा। समझ रहे हो बात को? लेकिन उसके बाद भी क्या है, भाई है अपना। क्यों? क्योंकि हमने उसको नियमों के आधार पे नहीं देखा, हमने उसको भाव के आधार पे देखा। इससे ज्यादा स्पष्ट हुआ या पुराने वाले उदाहरण से स्पष्ट हुआ? बोलो। ठीक, तो ये है भाव जो आपको जोड़े हैं। अब इसी चीज को आप बड़े स्तर पे लेके चले जाओ। ठीक, क्यों बड़े स्तर पे लेके चले जाओ? क्योंकि इतने बड़े समाज में लाखों प्रकार के लोग करोड़ों प्रकार के नियमों का पालन कर रहे हैं, हजारों प्रकार से पद्धतियां परंपराएं बदल रही हैं, लाखों करोड़ों प्रकार की सभ्यताएं बन रही हैं। अब इन सबको एक साथ कैसे जोड़ा जाए? अगर ये अलग 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 सभ्यता परंपरा और नियमों में ही बंधे रहेंगे तो ये आपस में जलते रहेंगे, मरते रहेंगे, लड़ते रहेंगे और टूट जाएंगे। इनको जोड़ने के लिए इनके भाव को मजबूत करो। इसका बहुत अच्छा उदाहरण है। अब मैं यहां से इसी उदाहरण को अपन बृहद लेके जाएंगे, आपको बहुत स्पष्ट हो जाएगा। देखो, अगर मान लो ये है नर्मदापुरम, नर्मदापुरम का कोई व्यक्ति अगर मान लो इंदौर पढ़ने गया, इंदौर पढ़ने गया, तो आप इंदौर में दूसरे दूसरे लोगों से मिलोगे, आपके अंदर वो भाव पैदा नहीं होगा। लेकिन ए नाम का व्यक्ति गया है, ठीक है, इंदौर पढ़ने। अब ए, इस ए को नर्मदापुरम जिले के कहीं के भी क्षेत्र का, ठीक है, नर्मदापुरम जिले के किसी भी क्षेत्र का, चाहे पचमढ़ी का हो, चाहे पिपरिया का हो, चाहे बाबई का हो, चाहे इधर भोपाल तक का भी अगर व्यक्ति मिल गया और बोला कि भाई मैं नर्मदापुरम के पास से हूं, उसके भाव इससे जुड़ेंगे और उसका खास दोस्त बन जाएगा। ध्यान से समझना भाई। अब मान लो, समझना भाई बात को, एक ए जो था वो इंदौर में पढ़ रहा है और बी, ये बी है, ये बी भी इंदौर में पढ़ रहा है, ठीक, और इनका एक दोस्त और बन गया, भले ही भाव से ना किसी चीज से। मुख्यतः लड़कों के बीच दोस्तियां जो होती हैं वो सिगरेट, दारू, चाय, इनसे हो जाती है, ठीक है, मैं बहुत स्पष्ट बोलता हूं भाई, तो वास्तविक सत्य है। एक दुकान पे जा रहे, 2 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन 10 दिन गए, एक व्यक्ति रोज आ रहा, भैया सीताराम, रोज 2 3 दिन 4 दिन होने, अरे भैया, ठीक है भैया राम, ऐसे करके आगे आगे बढ़ते गए। वो 12वें दिन, अरे भैया पैसे हम घटा दे रहे हैं, एक बार पैसे कटाए वो दोस्त बन गया, ठीक है। अब इंदौर वाला भी इनका दोस्त हो गया है। समझना मेरी बात को, अब ध्यान से समझो। अब ये जो तीनों दोस्त हैं, इनने बोला यार अपन यहां नहीं पढ़ते, अपन एक काम करते हैं, अपन चलते हैं दिल्ली पढ़ने। समझना बात को, अपन चलते हैं दिल्ली पढ़ने। अब ये तीनों दोस्त गए हैं, एक ही डेस्क पे बैठ रहे हैं, ना किसी से बात है, ना किसी से चीत है, ना कोई दोस्ती हो पा रही है अभी ढंग से व्यवहार नहीं बन पा रहा है, क्योंकि तीन हो गए ना, इसलिए सिगरेट भी तीनों आपस में साथ में पी लेते हैं, दारू पी ले रहे हैं, सब कुछ कर ले रहे हैं, चाय भी पी ले रहे हैं, तो उनको तीसरे चौथे दोस्त की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन एकदम से इसी दिल्ली में कोचिंग में बैठे हैं और इनसे 2 सीट छोड़ के एक व्यक्ति बैठा है जो कि दमोह का है। कहाँ का है? दमोह का है। दमोह कहाँ का है भैया? दमोह कहाँ पे है? एमपी में है। बोलो, समझ आ रहा है? एमपी में है दमोह। तो उनने कहा भाई चलो इससे बात कर लेते हैं। वो बोल रहा उसकी भाषा समझ सी आ रही है। कहा यार क्या भाषा बोल रही है? हाँ यार दमोह का लग तो रही है भैया, देखते हैं क्या है, ठीक है, कछु ले आओ, थोड़ा सो तन्नक सोते से दे दो ना भैया, इस टाइप से बात कर रहा हूँ ना, कहीं इधर ही कहीं का है यार, देखते हैं, ठीक। तो उनने कहा यार कहाँ के हो? के भैया दमोह। अरे मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश होशंगाबाद वाला क्या बोलेगा? अरे दमोह तो अपने से थोड़ी सी दूर है। इंदौर वाला अरे यहीं तो दमोह अपने से थोड़ा ज्यादा दूर है, ठीक। तो वो क्या, अरे एमपी के ही हो क्या? अपनी एमपी के। अब एमपी के स्तर पे आपके भाव जुड़ गए, मध्य प्रदेश के स्तर पे आपके भाव जुड़ गए, भले ही अलग अलग नियम के हैं, ठीक है, भले ही अलग अलग नियम के हैं,
ठीक है, ये जो फैलाते ना, वो दलित है, ये ब्राह्मण है, ये शूद्र है, और इसने राजपूत है, ये फलाना, वो तो तुम जैसे इंस्टाग्राम पे। अरे खास दोस्तों से तो मिलो एक बार तुम। कोई जात, ना कोई धर्म, ना कोई नियम, ना कोई बात, कोई बात भी नहीं है उनके बीच में। बस जा रहे हैं, रोज बैठ रहे हैं, मोबाइल चलाते हैं अपना और आ जाते हैं। ये है मित्रता। ये कैसे बनी? ये भाव से बनी। देखो इनके बीच दोस्ती हो गई। किस स्तर पे दोस्ती हुई? भाव के स्तर पे दोस्ती हुई। किससे भाव थे? अरे तू भी मध्य प्रदेश का है, मैं भी मध्य प्रदेश का हूं। मध्य प्रदेश को लेकर के जो भाव इनके बीच में थे, ए बी और सी के बीच में, ये दमोह वाले डी के मन में भी वही भाव थे। ये भाव आपस में मैच हो गए। अरे नर्मदा मैया भैया, नर्मदा, जय नर्मदा माई की, जय जय श्री राम, सीता राम, ठीक है, जो भी जिसको करना था सब कर लिया। अस्सलाम वालेकुम। सरदार जी होगा तो वाहेगुरु जी खालसा, वाहेगुरु की फतेह, ठीक है। क्रिश्चियन होगा तो मेरा यीशु, ठीक है, सब कुछ हो गया इसमें। उनको कोई मतलब नहीं। बराबर गाली दे रहे हैं एक दूसरे को। कोई समस्या आ रही क्या? बराबर गाली दे रहा है वो तो, उनको कोई दिक्कत ही नहीं। अब ये चार हो गए। समझना बात को, क्या हो गए? ये चार हो गए। ये देखो जुड़ रहा है कि नहीं जुड़ रहा है? एक आया था इंदौर, ये मिला, ये दो हो गए, ये मिल गया, ये तीन हो गए, ठीक है। ये जो तीसरा जो मिला था इनको इंदौर में, ये भी भाव से जुड़ा था। किस भाव से जुड़ा था? बोलो, व्यवहार से। व्यवहार क्या है आपका? अंदर का भाव। व्यवहार से जुड़ा। ये बोलोगे भैया ये तो यार अलग जुड़ा, ये तो व्यवहार नहीं, ऐसा तो नहीं बन पाया मामला, ठीक। लेकिन ये व्यवहार से कैसे जुड़ा? रोज शाम को जा रहे थे, चाय पी रहे थे, चाय के बीच में मिठास पैदा हो गई, आपस में प्रेम पैदा हो गया, दोस्तों के बीच वाला। ये वो वाला प्रेम नहीं, लड़की लेके भग जाऊंगा, फांसी लगा लूंगा, ठीक है, नहीं मिलेगी तो पापा जहर खा लूंगा। लड़की पुड़िया लेके घूम रही जहर की, पापा शादी कराओ, लड़का को तो वही पसंद है क्योंकि उसके बाल खड़े हैं, वो छोटा पैंट पहनता है, ठीक है। वो लो, टोटल छिछोरा है, बस शादी तो उसी से करूंगी, स्टिंग पी के जिंदा है वो, ठीक। तो इस तरीके का माहौल तो नहीं ना। यहाँ तो वो अलग ही व्यवहार था भैया, आराम करके ही आपस में मिल गए, व्यवहार हो गया, भाव पैदा हो गया। इस भाव ने इनको दिल्ली ले गए, यहाँ तीन से चार हो गए, दमोह वाला मिल गया। अब ये जो थे, समझना बात को, अब समझना। अब इनने बोला भैया एक काम करो, इन चारों की लग गई नौकरी, इन चारों की लग गई, बोलो, नौकरी। किसी की ध्यान से सुनना बच्चे, बहुत ध्यान से समझना। किसी की लग गई अमेरिका में नौकरी, किसी की लग गई फ्रांस में, कोई चला गया चीन, कोई चला गया रूस। अमेरिका, चीन, फ्रांस, रूस, चारों अलग अलग हो गए। भाव ने जोड़ के रखा है, लेकिन भाव ने अभी भी जोड़ के रखा है। समझ रहे हो बात को? भाव कह रहा है नहीं तुम मेरा भाई था, तू मेरा भाई ही रहेगा। कभी कभार अब बात हो जाती है। अब उनको अकेलापन सताने लगा। इसी बीच सब नौकरी अपनी अपनी कर रहे थे। एक को कोई एक और सांवले से मुंह वाला आदमी दिखा, यार के यार जे देखो काले से बाल हैं, चेहरा सांवला सा है। अमेरिका का तो नहीं लग रहा है, क्योंकि उधर का तो जलवायु दूसरा है, वहां तो भूरे हो रहे सब, सफेद, ठीक। ये अमेरिका का तो नहीं लग रहा है, तो मेरे टाइप का लग रहा, बात तो करूंगे ना। हो गया उसके पास, उससे वाला भैया। अरे यार तुम तो भैया कर रहे हो यार, मतलब क्या बात है? कहाँ के हो? क्या अपने भारत के? समझना, कहाँ के? भारत के। अरे भारत के? कहाँ के हो? मैं कहा, भारत के। भारत के? अरे मैं भी तो बेंगलोर से हूँ। अरे बेंगलोर अपना भारत? बेंगलोर? अरे इंदौर में रह रहा जी, ये इंदौर वाला था। ये कहाँ का था? ये कहाँ का था भाई? अच्छा ये जो था, नहीं इंदौर, इंदौर वाला कौन था भाई? ए बी सी सी सी, ठीक है। तो ये इंदौर का व्यक्ति, और बेंगलोर इंदौर से कितनी दूर, कोई जान ना पहचान, कुछ नहीं। देश के प्रति जो भाव थे वो एकदम से जागृत हो गए और एक खास दोस्त बन गए। भारत, अरे अपने ही भारत का तो है भाई, अपने ही यहाँ का है यार। समझ रहे हो? चीन वाला, जो चीन गया था, चीन में कौन गया था? नर्मदापुरम वाला, होशंगाबाद वाला ए नाम का व्यक्ति, ठीक है। उसको कोई मिल गया तमिलनाडु का, नहीं समझ आ रही भाषा, कुछ समझ नहीं आ रहा, वो अलग ही भाषा में तमिल में बात कर रहा, जय देशी ठर रहा एकदम, इसको कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन नहीं, भाव, देश एक, तमिलनाडु। अरे अपना ही तो है तमिलनाडु, भारत का हो क्या? वो कहेगा तमिलनाडु, तो बोले भारत, इंडिया, हाँ भैया इंडिया। अरे आओ यार तुम तो साथ बैठो यार, क्या खाओगे? ये होता है जो आपको जोड़ेगा। इसी को आप अलग 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 स्तर पे लेके जाओ, इसी को बढ़ाते चले जाना पूरे ग्लोबल लेवल पे, एक से दो, दो से चार, चार से आठ, आठ से 16, ऐसे जुड़ते जाओ। पूरे 800 करोड़ को एक ही स्तर, किस स्तर पे जोड़ सकते हो आप? भाव। क्यों? क्योंकि समाज ने समझा इस चीज को कि भैया इनको नियम के आधार पे नहीं जोड़ सकते, क्योंकि इसके नियम अलग हैं तमिल के, इसके तो होशंगाबाद के, इसके तो अलग नियम ही अलग चल रहे, ठीक है। ये तो हर बहती नदी को नर्मदा मैया की जय होकर किया जा रहा है,
समझ रहे हो? नरदे हर कर ही देता है कहीं भी जाके। इसके नियम ही अलग चल रहे हैं जो होशंगाबाद वाले के, तमिल भाई के अलग ही नियम चल रहे हैं, ठीक है। लेकिन नहीं, उसके बाद भी इनके भाव एक है। कौन से भाव? मैंने बता चुका हूं, गुण जिनको कहा था, आंतरिक गुण जो तुम्हारे थे वो एक है, तो इनने उनको जोड़ दिया। तो इसीलिए एथिक्स में बोला गया कि भैया ये नियम से नहीं जुड़ सकते, ये धर्म से आपस में नहीं जुड़ेंगे, ये पद्धतियों से आपस में नहीं जुड़ेंगे, ठीक है। ये सिर्फ एक साधन है, धर्म एक साधन है कि इनके गुणों को मजबूत किया जाए, इनके मूल्यों को मजबूत किया जाए, ठीक है, इनकी वैल्यूज को मजबूत किया जाए। तो उन्हें कैसे जोड़े? तो इनको एथिक्स के द्वारा जोड़ दो। क्लियर बात हुई बेटा? बोलो। ठीक, ये क्लियर बात हो गई, समझ आ गया? क्यों? क्योंकि भाई सबके गुण एक समान थे, गुण लगभग लगभग मनुष्यों के एक समान ही है, ठीक है। अपवाद सब में है जिनके अंदर गुण ही नहीं है, टोटल अवगुणी ठीक है ऐसे, उनको राक्षस बोला जाता है, उनको राक्षस बोला जाता है। उनके लिए सिर्फ एक ही काम है, मानवता नहीं है उनके लिए, उनके लिए सिर्फ सजा है, वो भी कौन सी? मृत्यु की। बलात्कारी को तुम क्या बोलोगे? मानव बोलोगे? कि गलती से कर गया, पहली बार हुआ या ऐसा हो गया, सीधी मौत। क्या भैया? सीधी मौत दी जाए। ह्यूमन राइट्स वाले आ रहे हैं उनको बचाने के लिए, कई जगह देखा है मैंने, ह्यूमन राइट्स वाले इस स्थिति में है, बलात्कारी तक को बचाने जाते हैं कई बार। नहीं वो नाबालिग था, ये कोर्ट है, ये सिस्टम है हमारे पास, वो नाबालिग है। अरे नाबालिग है तो क्या हुआ? 14 साल से ऊपर है, मतलब उसका बुद्धि उस स्तर पे काम कर रहा है ना। भूंजो इसको सीधा, नहीं सुधरेगा ये। उनको मानव की गिनती में गिनोगे तो तुम आगे की पीढ़ी बर्बाद कर रहे हो, ठीक। तो इनके पास गुण नहीं ना, उनको छोड़ दिया। इनके पास गुण समान है, कोई मर गया रोने लगा, सिलेक्शन हो जाएगा, सब खुश ही हो गए ना। ऐसा थोड़ी सिलेक्शन हो गया तो दुख में, अरे यार सिलेक्शन कहाँ कहाँ हो गया यार, मेरा आईएएस बन गया, ऐसा तो होगा नहीं। बात बहुत स्पष्ट है ना। तो ये भाव तो सबके अंदर एक जैसे है। शादी हो गई पसंदीदा महिला से और पसंदीदा पुरुष से, अगर एक दूसरे की, ठीक है, प्रेम विवाह कर लिया और सफल हो गया। प्रेम विवाह सफल होना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो मैं आगे कभी कॉन्सेप्ट टॉक में बात करूंगा, तो कॉन्सेप्ट टॉक में उसको समझाऊंगा कि प्रेम विवाह क्यों असफल होते हैं, ठीक है। जब अपन एक टॉपिक पढ़ते हैं सोसाइटी में तलाक, ठीक है, डिवोर्स, तब हम समझा देंगे कि प्रेम विवाह क्यों असफल होते हैं, वो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी हमेशा के लिए। तो लोग, या तो तुम प्रेम विवाह से बचने लगोगे, ठीक है, या विवाह को बहुत आसान तरीके से अपना जीवन यापन करते हुए निकाल दोगे, बहुत सरल तरीके से, सब समझा देंगे, ठीक है। तो समझो बात को, खैर इधर अभी। तो उनको जोड़ा, किस स्तर पे जोड़ा कि भाई ये सारे लोग वही हैं कि कोई मर गया तो रोने लगेंगे, ठीक है, कोई अच्छी बात हो गई तो खुश हो जाएंगे, लग गई तो दर्द होगा, ये ठीक है, वो सेंसेशन है दर्द, है ना, वो सेंसेशन है, मान रहे हैं, है ना। लेकिन लग गई तो दर्द, तुम्हें, मैं दर्द की, कौन सी दर्द की बात कर रहा हूं? अरे तुम्हें लग गई तो तुम्हारी प्रेमिका को दर्द होगा, ओ माय गॉड मेरे बाबू को बहुत तेज लग गई, खून निकल लिया है बाबू के, देखो दर्द, दुख, दुख, किसी को दुख होना, किसी को दर्द होना, दर्द सेंसेशन है, दुख जो है, जो दुख हो रहा है वो भाव है। समझ आ रही बात? बोलो। तो ये इनको भाव के स्तर पे जोड़ा। जब भाव के स्तर पे जोड़ोगे तो समाज एक हो जाएगा। इसलिए बोलते हैं एथिक्स के लेवल पर सबको एक समान करना। अब भैया लोगों में एथिक्स लाया कैसे जाए? तो मैंने पहले, इसके पहले की क्लास में समझा चुका हूं। आपको मूल्य, वैल्यूज दिए गए हैं, दिए गए हैं कि भैया सत्य बोलो, सहयोग करो, लोगों की मदद करो, अहिंसा, बताया है नहीं बताया है? सब बताया ना। महावीर ने क्या बोला? अहिंसा परमो धर्म। बुद्ध ने क्या बोला? अहिंसा परमो धर्म। क्लियर बात हुई थी। सहयोग की भावना होना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, धर्म ने आपको बताया सत्य बोलोगे, ईमानदार रहना चाहिए, मानव के प्रति आपको सहयोगी होना है। अभी आगे पूरा क्लियर हो रहा है। ये चीज क्लियर हो गई। पहले ये चीज बताओ, ये चीज क्लियर हो गई कि आपको किस स्तर पे, नियम के स्तर पे नहीं जोड़ सकते थे, इसीलिए एथिक्स पैदा हुआ, इसीलिए एथिक्स आया। आप समझना बात को, ताकि लोग सच बोलें, ईमानदार रहें, सहयोगी रहें, अहिंसा का पालन करें, फोकट की हिंसा नहीं करें, मानव, कम से कम मानव और प्रकृति के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझ सकें, ठीक। इसलिए अब सब हो गया, ठीक। लेकिन समस्या यहां आ गई कि लोग करोड़ों हैं, अरबों हैं, बल्कि सबका चरित्र एक जैसा नहीं कर सकते। सबके अंदर भाव एक जैसे हैं, पर चरित्र एक जैसा नहीं है। क्या भैया? चरित्र एक जैसा नहीं है। इस चरित्र को मजबूत करना पड़ेगा। इनके चरित्र को कैसा करना पड़ेगा? बोलो। मजबूत करना पड़ेगा। कैरेक्टर, ये सबके कैरेक्टर एक जैसे नहीं है, भाव एक जैसे हैं। मान लिए कि ईमानदारी का भाव आपके अंदर भी है, ईमानदारी का भाव एक भ्रष्ट इंसान के अंदर भी है, बस उसका कौन सा वाला भाव ऊपर आया? भ्रष्ट वाला। क्यों? क्योंकि उसके वैल्यूज जो थे वो मजबूत नहीं थे, उसके मूल्य मजबूत नहीं थे, ठीक है। उसके भाव तो वही थे, सबके भाव हैं, मैंने बता दिया, भाव तो समान थे, ठीक है, लेकिन उसके कैरेक्टर
कमजोर है, कमजोर कैरेक्टर का आदमी है, चरित्रहीन बोलते हैं जिसको आप। ठीक है, अब तुम चरित्रहीन में सिर्फ वो मत समझो कि लड़की छेड़ देना चरित्रहीनता होता, नहीं, वो तो होता ही है, उसको चरित्रहीनता नहीं कहते हैं, उसको राक्षस प्रवृत्ति कहते हैं, उसको मारो। ठीक है, उसको मारो, क्लियर बात है। ठीक है, वो राक्षस प्रवृत्ति है, वो राक्षस को मानव में नहीं गिना जाता। ठीक है, हालांकि एथिक्स हमें क्या सिखाता है, सही और गलत का निर्णय करना, इसीलिए हम बोल रहे हैं राक्षसों पे आप सही और गलत वाला नहीं, वो गलत ही है। ठीक है, अब मैं आपके माइंड पे वो नहीं कर रहा हूँ, आप अपने माइंड से सोचो, मैं मेरा व्यक्तिगत अनुभव बता रहा हूँ। ठीक है, मैं मेरा व्यक्तिगत ओपिनियन रख रहा हूँ आपके सामने, बाकी कोई वो नहीं है कि नहीं राक्षस प्रवृत्ति, ये कोई ओ कि नहीं 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 वो राक्षस तो अभी हम बचा लेंगे, हो कहीं में तो भाई तुम तुम्हारा देख लो, लेकिन अपना तो क्लियर मामला है। खैर ध्यान दो, तो क्या हुआ समझो, इनके चरित्र समान नहीं है, तो कैसे इनको कंट्रोल किया जाए, क्योंकि सबके चरित्रों को समानता लाना मुश्किल होगा। ठीक है, तो इसमें इसलिए किस चीज, इनके चरित्रों को कंट्रोल करने के लिए, समान नहीं करना, अभी कंट्रोल करने के लिए, ताकि ये क्या कर सके, एथिक्स का पालन कर सकें, ये एथिक्स का, नैतिकता का पालन कर सकें। इसलिए मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, धर्म, ये सब तो पहले डाल दिया था कि धर्म ने आपको बताया, मूल्य आपके अंदर डाले, लेकिन उसके बाद भी लोग, तो मैंने क्या बोला था, ढीठ के ढीठ, तो इसलिए क्या किया, बोलो क्या किया, एथिक्स लाए कि यार अब कहीं तो सुधरेंगे, लेकिन लोग तो लोग होते हैं रे बाबू, बड़ी समस्या है। तो इनके चरित्र को कंट्रोल करने के लिए हमें काय की जरूरत हो गई, शासन की, प्रशासन की, शासन और प्रशासन की जरूरत होगी, होगी कि नहीं होगी बोलो। और शासन प्रशासन में मतलब क्या, सजा का प्रावधान किया गया, मतलब न्याय प्रणाली आई, न्याय प्रणाली आई यहां पर, न्याय, सजा, शिक्षा, ये आधुनिक समाज पे चल रहे हैं अपन, आधुनिक समय में बात कर रहे हैं। ठीक है, सजा, शिक्षा, समझाइश, ये सब पॉइंट ऐड आए, जोड़े गए इसमें, काय में, शासन और प्रशासन के माध्यम से, ताकि लोग क्या कर सकें, अवेयर हो सके। अवेयरनेस काय के माध्यम से लाई जाएगी, शिक्षा के माध्यम से, पढ़ाई के माध्यम से नहीं, याद रखना, एथिक्स पढ़ रहे हो तो ध्यान से सुन लेना मेरी बात को, अगर आप सिर्फ पढ़ाई भरोसे सोच रहे हो कि हमारे अंदर नैतिकता आ जाएगी, तो गलत, आपको शिक्षित होना पड़ेगा, और शिक्षा जो है वो पढ़ाई से कोसों दूसरी चीज है, कोसों दूर दूसरी पल्ला है, एकदम अलग ही पल्ला है उसका। ठीक है, शिक्षा अलग ही चीज है, शिक्षा आपको आपके मूल्यों पर खड़ा करती है, वो शिक्षा है, समझ गए बात को। एक पढ़ा लिखा आईएएस अधिकारी भ्रष्ट हो जाता है, वहीं पे एक गांव का किसान भ्रष्ट नहीं होता जरा सा भी, वो अपने मूल्यों पर अड़िग रहेगा, नहीं चाहे मर जाऊंगा, देखा है गांव में। ठीक है, सूर्यवंशी, सूर्यवंशम, सरपंच जी, ठीक है जहर वाली खीर, समझ रहे हो, हीरा बेटे को घर में नहीं लाऊंगा चाहे मर जाऊंगा, ये उसके मूल्य थे। अब बोलो कह रहे ये रूढ़िवादिता, नहीं 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 नहीं, ये रूढ़िवादिता नहीं है, अब उसके मूल्य उनको ऐसे मिल गए। आप शिक्षा अगर दोगे, आप अच्छे मूल्य डालो, जो मूल्य हैं पढ़ाई में, तो ये मूल्य हमने पढ़ा दिए तुम्हें, तुम्हारे अंदर आ रहा है क्या, बोलो। इतने बच्चे यूपीएससी की तैयारी करते हैं, इतने बच्चे आईएएस आईपीएस बनते हैं, लेकिन क्या सभी के अंदर एथिक्स है, नहीं है। अगर होता तो आज देश में करप्शन जीरो हो जाता, अगर नौकरी करने वाले हर एक अधिकारी के अंदर नैतिकता होती तो वो भ्रष्ट नहीं होता। अभी आगे कॉन्सेप्ट आ रहा, अभी क्लियर करता हूं, रुको ध्यान समझो। तो शासन प्रशासन के द्वारा ये सब डाल दिया इनके अंदर कि इनको क्या करो, इनको व्यवस्थित करो, इनके कैरेक्टर को व्यवस्थित करो, इनके कैरेक्टर को सुधारो, ताकि ये एथिक्स का पालन कर सकें। शासन और प्रशासन लाए, लेकिन अब प्रश्न उठ गया कि अगर भैया इस शासन और इस प्रशासन में काम करने वाले अधिकारी और नेता जो हैं, ठीक है, वो ही अगर भ्रष्ट हो गए, तो जो स्वाभाविक है 100% में से 99.9% वो कीटाणु ही है, तो है ना जो भ्रष्ट निकल रहा है, 99.9% लोग भ्रष्ट हैं। और बोला गया झूठ बोलते हैं, मैं साबित करके दे सकता हूं, सिद्ध करके दे सकता हूं, सिद्ध कर दूंगा भैया, जिसको सिद्ध करवाना मेरे को सीधा फोन करना, सिद्ध करूंगा, नहीं बहुत लंबी डिबेट है उस पर। ठीक है, खैर अगर क्या अधिकारी ही भ्रष्ट हो जाए तो, ठीक है, अगर नेता जो है या सरकार जो है वो स्वार्थवश निर्णय ले ले, तो जो लेती रहती है, ठीक है, जो लेती रहती है, नेता स्वार्थवश हो जाता है कई बार क्या, अधिक बार। ठीक है, मतलब क्या, अगर शासन प्रशासन पावर जो है इसका दुरुपयोग हो जाए तो, इसका दुरुपयोग हो जाए तो क्या कर लोगे भैया, जो आजकल सबसे ज्यादा हो रहा है। अब क्या करें कि हम वर्तमान स्थिति में आ गए, आधुनिक समय में आ गए थे, ठीक, तब क्या करें कि हमने इनके कैरेक्टर को चेंज करने के लिए, इनकी प्रवृत्ति को चेंज करने के लिए शासन प्रशासन लाए,
अब शासन ही भ्रष्ट हो गया, प्रशासन ही भ्रष्ट हो गया, भाव सबके अंदर है, ध्यान से समझना, भाव सबके अंदर है, भाव सबके अंदर है, तब क्या करें, तब यहां पर आवश्यकता पड़ती है एथिक्स की, यहां पर आवश्यकता पड़ती है भाव की। मतलब कि भैया समझो, सही जगह पे सही भाव को लाना, सही जगह पे सही भाव का पैदा होना आपके कैरेक्टर और भाव दोनों पे, और आपके भाव का कैरेक्टर, कैरेक्टर का भाव पे और भाव का कैरेक्टर पे प्रभाव सीधा पड़ता है। ये बात स्पष्ट हो गई। अगर आपका चरित्र स्पष्ट है तो आपके अंदर सही जगह पे सही भाव लाने की क्षमता है, और जब सही जगह पे सही भाव लाने की क्षमता है तो निर्णय लेने की क्षमता आपके अंदर अपने आप पैदा हो जाएगी। क्यों? अरे देखो ना, मान लो कोई एक्सीडेंट हो गया, अगर आपका कैरेक्टर ही छिछोरा है, इंस्टाग्रामी कैरेक्टर हो गया है, अगर आपका कैरेक्टर ही इंस्टाग्राम के आधार पे हो गया है, तो कहीं एक्सीडेंट होने के बाद आप क्या करते हो? आज के समय में, मैंने इसलिए बोला इंस्टाग्रामी, क्योंकि एक्सीडेंट हो चाहे मौत हो, सबको मीम बना दिया है, सबको मीम बना दिया है। बनाए नहीं बनाए सबके मीम, बोलो हो कि नहीं हो, नहीं अगर तो देख लेना जाकर के, कहीं कोई बच्चा आ रहा है, बहुत तेज एक्सीडेंट हो गया, एकदम से आया और पीछे से एक नई ट्यून, मीम टाइप की ट्यून बजा के उसको वीडियो क्लोज कर दी। मतलब आपका क्या है, दिमाग क्या स्तर पे जाएगा, आपका कैरेक्टर कैसे निर्माण होगा, चरित्र का निर्माण कैसा होगा? कमजोर चरित्र का निर्माण। ये साबित करता है कि आपका चरित्र कमजोर है, आपके जो भाव हैं वो कमजोर हैं, आपके जो मूल्य हैं वो कमजोर हैं। यहां पे एथिक्स पढ़ने की, एथिक्स पढ़ाने की, बोलो यहां पर एथिक्स को समझने की, एथिक्स को ढंग से समझाने की बहुत आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि तभी जाकर आपका कैरेक्टर मजबूत होगा, और एक सही चरित्र का निर्माण एक सही देश का निर्माण कर सकता है। आज चरित्रहीनता के कारण, कैरेक्टर में खोट आ जाने के कारण, कैरेक्टर की कमी, चरित्र की कमी आ जाने के कारण ये आपको सब कुछ इंस्टाग्राम में दिख रहे हैं। कैसे दिख रहे हैं? इंस्टाग्राम पे एक्सीडेंट होता है, वीडियो पहले बनाते हैं, बाद में फोन करेंगे, बोलो हो कि नहीं हो, बोलो, यही होता है। बंदूक निकाली, हवा में लहराना चालू कर दिया, ठीक, वजनदारी पहले बता लेंगे, बंदूक से कोई मर सकता है ये सोचना बंद कर देंगे, 120 की स्पीड पे गाड़ी चला के ड्रिफ्ट मार देंगे, वो नहीं देखेंगे कि पलट गई तो मर जाएंगे। जब तक हर एक व्यक्ति के घर में से एक एक आदमी मरना नहीं चालू हो जाएगा ना, तब तक ना तो इनके कैरेक्टर सुधरेंगे और ना इनके अंदर एथिक्स आएगा। मैं सही बता रहा हूं, इस चीज को आप थोड़ा सा अगर प्रैक्टिकली सोचोगे समझ जाएगा। जब तक खुद पे नहीं गुजरती ना, तब तक सब कुछ मजाक लगता है, और जिस दिन खुद पे गुजर जाएगी उस दिन सीरियस हो जाओगे, उस दिन तुम्हारे अंदर का कैरेक्टर भी सुधर जाएगा, तुम्हारा एथिक्स भी सुधर जाएगा। और उसके बाद भी अगर तुम्हारा कैरेक्टर और एथिक्स नहीं आए तुम्हारे अंदर नैतिकता नहीं आई और तुम्हारा चरित्र नहीं सुधरा, मतलब तुम मानव नहीं हो, तुम राक्षस हो। ठीक, जैसे कोविड आया था, कोविड में कितना उत्पात मचा था, पहली लहर में खूब मजाक बनाया, बनाया नहीं बनाया, कोरोना ऐसा कर दिया, कोरोना नच रहा, कोरोना का स्टिकर बना के नचा दे रहे। ठीक, कोरोना खुद परेशान था, मैं भारत में कैसे नच रहा हूं। फिर जब दूसरी लहर फेंकी उसने, और हर तीसरे घर में से एक आदमी मरना चालू हुआ, हर तीसरे घर में से, तब मीम तो थे लेकिन मीम की संख्या कम हो गई। क्यों? क्योंकि जब मीम डाल रहे थे ना, उनके घर में से भी एक आदमी कम हो गया। जब देखा कि बाप ने बेटे को मरते, जब बेटे ने बाप को, महतारी को मरते, पूरे घर के घर साफ होते देख लिया, तब जाके अकल आई, अरे भैया कोविड तो था। समझ आया? ये तो प्रकृति सिखा देती है। अगर सब कुछ भ्रष्ट हो गया तो फिर प्रकृति सब सिखा देगी। लेकिन तुम्हें इंतजार और प्रकृति का निर्णय, क्या प्रकृति का निर्णय तुमसे सहन नहीं हो पाएगा, क्योंकि ऐसा निर्णय देती है प्रकृति। प्रकृति निर्णय सुनाती है बहुत कर रहा, लेकिन उसका निर्णय सहन नहीं कर पाओगे, ये बात तय है। ठीक है, तो इसलिए इनका सहन कर लो भैया, सीख लो। इसलिए एथिक्स को समझने की आवश्यकता कहां पड़ी? अगर यही भ्रष्ट निकल गए तो यहाँ पे एथिक्स आपको जिंदा रखने का काम करेगा। एथिक्स आपको क्या करेगा? बचाने का काम करेगा। एथिक्स आपको जीवन यापन करने की शक्ति देगा। एथिक्स आपको एक मजबूत कैरेक्टर निर्माण की पावर देता है। यहां से ये बात क्लियर हो रही है? क्लियर हो रहा भैया? ठीक, बोलो। ठीक, और यूपीएससी भी इसी का तो हिस्सा है, प्रशासन। यूपीएससी, यूपीएससी प्रशासन, तो प्रशासन को मजबूत करने के लिए काय की आवश्यकता पड़ेगी? भाव, एथिक्स और कैरेक्टर। कैरेक्टर, एथिक्स, भाव, यही चाहिए ना? तो बोलो कि बोलो, आपको कैरेक्टर, एथिक्स, भाव यूपीएससी में पढ़ना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? अब क्लियर हो रहा है? और ये याद यूपीएससी कब आया? 2013 में। 2013 में जाके याद आ रहा है, नींद खुल रही है, गांजा पी के सो रहे थे सब लोग। ठीक है, गांजा पी के सो रहे थे लोग, उनको कुछ समझ ही नहीं आया क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा।
हैं, उनको कुछ पल्ले नहीं पड़ा। 2013 में जाके यूपीएससी को याद आया कि अगर शासन प्रशासन भ्रष्ट हो जाए, इनको सही ढंग से शिक्षित करना अनिवार्य है, इनको सही ढंग से नैतिकता इनके अंदर के सही भाव को सही जगह पे उत्पन्न कराना अनिवार्य है, नहीं तो ये निर्णय नहीं ले पाएंगे। और एथिक्स आपको सही जगह पे सही निर्णय लेने के लिए सक्षम बनाता है। क्लियर बात हो रही है? बोलो। ठीक, आज आपने देखा होगा कि एक अधिकारी, एक आईएएस अधिकारी विधायक के आ जाने पे कप जाता है, अधिकांश जगह पे, अधिकांश क्या 95% जगह पे। एक अधिकारी विधायक के आने पे कप जाता है, आइए विधायक, अरे आइए 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 विधायक, विधायक आए, हमारी कुर्सी बैठिए। विधायक अपने विधायक चोड़ में बैठ रहा है एकदम, लाओ लस्सी लेके आओ। और फिर क्या बोलता है नेता? एक आध रील डल जाती है वो बात अलग है, ये होती है आईएएस की पावर, ये होती तो पावर है तो तुम सब पूरे आईएएस क्यों यूज नहीं कर पा रहे? बोलो, क्लियर बात समझा करो यार। एक आध रील देख के बहुत जल्दी जज नहीं करना। अगर जल्दी जज कर रहे मतलब एथिक्स की कमी, नैतिकता की कमी है। हर जगह हर कोई सा भाव पैदा नहीं होना चाहिए ना। एक आध रील देख के तुम्हारा कौन सा भाव, इमोशनल भाव पैदा हो जा रहा है, पावर का भाव, शक्ति का भाव पैदा हो जा रहा है, देख लो आईएएस की शक्ति यार ऐसी होती, मजा आ भाई साहब, वो सब गलत। तो एक आध को देख के आपका निर्णय नहीं होना चाहिए। स्थिति को बोलो क्या करना है, वास्तविकता में आकलन करना सीखना पड़ेगा। ठीक है, तार्किक रूप से आकलन करना सीखना पड़ेगा, उसके बाद आप निर्णय ले पाओगे। तो समझो बात को। अगर देखा होगा तुमने कि एक आईएएस अधिकारी हो, आईपीएस अधिकारी हो या कोई भी अधिकारी हो, जैसे ही नेताजी आए, नेताजी के आते से क्या हुआ, कप गए। और क्या बोल रहे हैं नेताजी, हमें जनता ने चुन के भेजा है और आप तुम क्या हो, तुम जनता के सेवक। अरे तो तू क्या है नेता? तू जनता के सामने भीख मांगने गया था वोट की? बोलो, गया था नहीं गया था? मतलब तू ज्यादा बड़ा जनता का सेवक होना चाहिए ना। हम तेरे से बोलेंगे ना, हम तो प्रशासन है, हम तो पढ़ लिख कर शिक्षित हो के आए। और वहीं पे ये स्पष्ट करता है कि जो आई अधिकारी नेता से डर रहा है, मतलब इसके अंदर एथिक्स की कमी है, इसके अंदर एथिक्स की कमी है। इसलिए मैंने बोला सिर्फ पढ़ लेने से एथिक्स, पेपर पास हो गए, अगर बौद्धिक स्तर में सुधार नहीं होगा तब तक एथिक्स आपको समझ नहीं आएगा, आपके पल्ले नहीं पड़ेगा। इसलिए शिक्षित होना जरूरी है। इसलिए हम चाहते हैं कि देश के अंदर शिक्षित अधिकारी बैठें, ना कि पढ़े लिखे गंवार अधिकारी बैठें। ये पढ़े लिखे गंवार अधिकारी बैठ जाते हैं और फिर करप्शन करते हैं, हजारों लाखों करोड़ों के घोटाले पकड़ाते हैं, कभी जल विभाग के घोटाले पकड़ाते हैं, एआई से फोटो अपलोड होती हैं, राष्ट्रपति पुरस्कार मिल जाते हैं, सब कुछ हो जाता है। और आम जनता की नजर में हीरो बन के, जो हमारे यूपीएससी के स्टूडेंट है उनकी नजर में हीरो बिल्कुल बन के घूम रहे हैं। लेकिन की वास्तविक सत्यता क्या है? नेताजी के चमचे हैं जे, इनके अंदर एथिक्स की कमी है। और एक शिक्षित अधिकारी होगा, पूरी पकड़ मजबूत होगी। नेताजी साइड हो, ये मेरा क्षेत्र है, मेरे से परमिशन लिए बिना तुम क्षेत्र में कदम नहीं रख सकते। ये है एक शिक्षित आईएएस अधिकारी। इसीलिए यूपीएससी में एथिक्स को इंट्रोड्यूस किया गया था, इसीलिए यूपीएससी में एथिक्स को इंट्रोड्यूस किया गया था। लेकिन इसका सदुपयोग कितना हुआ वो आप भी जानते हो, मैं भी जानती हूं, मैं भी जानता हूं, बताने की जरूरत नहीं है। क्लियर बात हो रही है भैया? ठीक, तो यहां पे हमें पूरी एक राम कथा समझने के बाद एक ही चीज क्लियर हो गई कि एथिक्स है क्या। एथिक्स क्या है? गुणों का समूह। पहला वो मैं आपको समझा चुका था, गुणों का समूह है। मानव चरित्र, अब बोलो ये जो समझाया, ठीक है, कैरेक्टर, भाव, भाव कैरेक्टर, मानव का चरित्र, ठीक है। समाज के मूल्य, समाज के मूल्य, ठीक है, और प्रशासन की जिम्मेदारी। एक जिम्मेदार नागरिक बनाने का काम कौन करता है? एथिक्स। तो भैया एथिक्स क्या है, या एथिक्स के अंतर्गत हमें किन चीजों को समझने का या किन चीजों का अध्ययन करने की आवश्यकता होती है? वो होती है भैया गुणों के समूह, यानी भाव की, मानव के चरित्र की, मूल्य की और जिम्मेदारी। क्लियर बात हो गई भैया? इतनी बात क्लियर हो गई? बोलो, क्लियर बात हो गई? तो एथिक्स की जरूरत यूपीएससी में क्यों पड़ी, ये क्लियर समझ आ गया। एक सफल, योग्य और स्पष्ट कैरेक्टर वाला, क्लीन कैरेक्टर वाला इंसान होना चाहिए, वही अधिकारी बनने योग्य है, वही नेता बनने योग्य है, वही सही मानव बनने योग्य है। क्लियर बात हो रही ना? तो एथिक्स आपको क्या सिखाता है? मैंने बता दिया, गुण, चरित्र, मूल्य, जिम्मेदारी। ठीक, भाव कैसे पैदा होते हैं ये मैं आपको बता चुका हूं, और स्पष्ट कर दूंगा जैसे सिलेबस में आओगे। सिलेबस में आओगे, मूल्य भी मतलब सब चीज क्लियर होंगी। लेकिन ये तो अपनी एक इंट्रोडक्शन क्लास है अभी, आज दूसरी क्लास है इंट्रोडक्शन की, अभी दूसरी क्लास में थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब आप यहाँ पे ये सब समझ गए हो। अब हेडिंग डालोगे, अगर इतनी बात तुम्हें समझ आ गई है तो अब हेडिंग डालोगे। भैया लिखो, हेडिंग लिखना है,
मनुष्य का स्वभाव स्वार्थ, मनुष्य का स्वभाव स्वार्थ और नैतिकता। मनुष्य का स्वभाव स्वार्थ और नैतिकता। टॉपिक नंबर 2, टॉपिक नंबर 2, टॉपिक नंबर 2, टॉपिक नंबर 2 लिख लिया, मनुष्य का स्वभाव स्वार्थ और नैतिकता। अब ध्यान से समझना बेटा, जो आपने पहला टॉपिक डाला था ना, एक मिनट अभी डाला था नहीं टॉपिक, मेरी बात सुनो। जो पहला टॉपिक डाला था ना, उसके बाद 2 पेज छोड़ दो खाली। मैं नोट्स मिला था ना, हाथों हाथ बनवाते चलूंगा, उसके बाद उसके पीछे 2 पेज खाली छोड़ देना। भविष्य में उससे संबंधित कोई पॉइंट आएगा वहीं के वहीं लिख देना, तो वो तुम्हारा उसी टॉपिक पे रहेगा। एथिक्स का सिलेबस छोटा है मान रहा हूं, लेकिन मैं जो टॉपिक पढ़ाता हूं वो बहुत सारे टॉपिक होते हैं, मैं सारी चीजें क्लियर करूंगा। सिलेबस में पहुंचने को माइक्रो टॉपिक में खुल के बताऊंगा उसको, ठीक। उसके पीछे 2 पेज छोड़ देना, 2 पेज छोड़ने के बाद ये डालना, मनुष्य का स्वभाव स्वार्थ और नैतिकता। ये तुमने डाल दिया, मनुष्य का स्वभाव स्वार्थ और नैतिकता। अब मैं तुम्हें सिर्फ एक प्रश्न बोल रहा हूं और इसके बाद मैं क्लास ओवर करूंगा। इसके बाद की क्लास अगली अपनी कल रहेगी, उसको लिख दो। मैं आपको सिर्फ 2 ऑप्शन यहाँ पे देके जा रहा हूँ, इस पर विचार करना और विचार करने के बाद मेरे को बताना क्या है। मैं तुम्हारे भाव को समझूंगा। अधिकांश लोग क्या उत्तर देंगे मेरे को पता है, क्योंकि सबको इज्जत बनाने का है, ठीक है। तो अपने को इज्जत से कोई मतलब रहता नहीं, जैसी ये तुम नकली इज्जत बना के हमारे सामने कुछ नहीं कर लोगे, ठीक है। ध्यान से समझो। अगर मैं तुम्हें बोलूं कि तुम्हें मैं 2 रास्ते देता हूं, एक में सिर्फ तुम्हारा लाभ है, एक में तुम्हारा लाभ है, व्यक्तिगत लाभ है, ठीक है। 2 रास्ते हैं तुम्हारे पास। एक रास्ता, फर्स्ट रास्ते पे तुम्हारा व्यक्तिगत लाभ है, ठीक है, और दूसरा रास्ता है जिसमें समाज और देश का लाभ है। दूसरा रास्ता जिसमें समाज और देश का लाभ है, ठीक। समाज और देश का लाभ है, जबकि तुम्हारा इसमें थोड़ा सा नुकसान हो जाएगा। तुम इनमें से कौन सा रास्ता चुनोगे? तुम इनमें से कौन सा रास्ता चुनोगे? ठीक। तुम्हारा आज का प्रश्न है जो मैं तुम्हें छोड़ के जा रहा हूँ, ठीक है। थोड़ी सी छोटी क्लास कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को थोड़ा जल्दी जाना है ना, और रात बहुत ज्यादा हो गई है, ठीक है। आज मैं थोड़ा सा, आज देवी पूजन के कारण थोड़ी सी लेट हो गया था, तो उसके बाद रात ज्यादा हो गई, जगह चला गया था। खैर छोड़ो, ठीक है। तो लाभ, पहला सवाल क्या है, एक में सिर्फ तुम्हारा लाभ है और एक में समाज देश और तुम्हारा थोड़ा सा नुकसान है। इन 2 रास्ते में से तुम कौन सा रास्ता चुनोगे? मेरे को कमेंट करके, मैसेज करके, कॉल करके आप बता सकते हो। आपके पास 1 दिन का पूरा टाइम है, आप कल तक सोच के मेरे को बता दीजिएगा। जिसके जैसे उत्तर आएंगे उस हिसाब से। अधिकांश लोग क्या सुनेंगे मेरे को मालूम है, दिखावे के चक्कर में तुम ये बोलोगे, ठीक है, मेरे को मालूम है, ठीक है। थोड़े बहुत लोग ये बोल और मन में ये सोचोगे, ठीक। अधिकांश लोगों का निर्णय, मैं पहले ही मैंने बता के चले जा रहा हूँ उत्तर भी। अधिकांश लोग उत्तर देने के, नकली इज्जत बनाने के लिए मेरे सामने ये बोलेंगे और मन में ये सोचेंगे, ठीक। क्लियर बात है? तो आप भैया सही सही जवाब देना। स्वार्थी हो तो हो, बोल देना, सुधार मैं दूंगा। स्वार्थी हो ना तुम अगर सबरे, ठीक है। अगर सब स्वार्थी भी होना तो तुम्हें समाज हित के लिए काम करना मैं सिखा दूंगा। बस इतना, वो क्या करूं है? अब बताओ क्या करूं? घुटने पर रगड़ा जाऊं, क्या कर दूं? है ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई। इसके आगे अपन कल देखेंगे। तब तक के लिए सीताराम।